हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारे वेक्टर का वीडियो नंबर 2, बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स विच आर यूज्ड इन क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स, राइट। तो इसके प्रीवियसली हमारा ऑलरेडी एक वीडियो डल चुका है वेक्टर्स का, जो कि बच्चों उसमें हमने एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा था, राइट। फिर हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखे थे और इंपॉर्टेंस सीखा था कि वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। जो फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्शन में डिपेंड करती हैं तो हम उनको कैसे ऐड करते हैं, वो स्केलर की तरह ऐड नहीं होते। आज का वीडियो जो है बच्चों, हमारा वीडियो नंबर 2, वो है रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है सर, धीरे धीरे आपको इसमें समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। इतना ही हमें चाहिए है क्लास 11th और 12th की फिजिक्स में यूज के लिए, राइट। आइए, तो बच्चा आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या होने है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जो हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब इनको क्यों किया गया है उसकी एप्लीकेशन, और कुछ क्वेश्चन से इसकी एप्लीकेशंस को समझेंगे, राइट। ये बात तो ठीक हो गई। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है, अगर मैं डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आपको अभी समझ भी नहीं आएगा, फिर भी मैं डेफिनेशन बताता हूं, फिर अपन देखेंगे है क्या क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बच्चा हम एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। ध्यान से सुनना बच्चा, हम एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, है ना। बदल नहीं जाएगा, उसको क्या कर देते हैं, अलग अलग करते हैं। तो ये जो दो अलग अलग वेक्टर हैं, इनका जो इफेक्ट होता है वो सेम होता है किसके, रिजल्टेंट वेक्टर के जैसे जो पहले था। ध्यान से सुनना, मेरे पास कोई एक वेक्टर है, किसी भी एंगल पे, किसी भी बॉडी पे कोई वेक्टर सीधा नहीं लग रहा है, किसी एंगल पे लग रहा है, तो वी स्प्लिट देम इनटू टू और मोर देन टू वेक्टर्स, है ना। एंड द इफेक्ट ऑफ दिस स्प्लिटेड वेक्टर्स इज सेम एज ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर्स, एंड दिस स्प्लिट वेक्टर्स आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, राइट। क्लियरिटी है। आओ देखेंगे कि क्या है सर, ये तो डेफिनेशन होगी। आओ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और क्लास 11th और 12th की फिजिक्स इनके बिना हिलती भी नहीं है। अच्छा सर ऐसा है, तो समझाओ फटाफट क्या है ये, आओ देखें। मैं आपसे कहता हूं बच्चों, प्रैक्टिकली बात करते हैं। ये एक बॉडी है जिसपे कोई फोर्स लग रहा है किसी एंगल थीटा पे, ये कोई फोर्स लग रहा है एफ किसी एंगल थीटा पे, डन। या मैं कह दूं बच्चों की कोई बॉडी है जिस कोई उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इस तरफ है, राइट। मतलब एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है थीटा। इसका मतलब क्या हुआ सर, मेरी बात समझिए। अगर मैं यहां पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लॉट कर दूं तो आपको समझ आ रहा होगा, ये एक्स एक्सिस हो गई है और ये वाई एक्सिस है। तो जब किसी बॉडी पे किसी एंगल थीटा पे कोई टेढ़ा फोर्स लग रहा होगा, तो ये इस वजह से कोई अगर छोटी सी बॉडी है तो इस तरफ चल रही होगी। मैं आपसे कहूं कि ये बोर्ड क्या है, ये बोर्ड एक्स वाई प्लेन है। क्या है, एक्स वाई प्लेन। इस तरफ चलेंगे तो एक्स और इस तरफ चलेंगे तो वाई, है ना। और मैं कह रहा हूं इस बोर्ड पे इस ओरिजिन से एक चीटी चीटी इस बोर्ड पे चल रही है इस तरीके से, टिडिंग टिडिंग टिडिंग। कौन जा रहा है, चीटी जा रही है बच्चों। कौन जा रहा है, चीटी जा रही है ऐसे, है ना। चीटी बना दी मैंने, कौन जा रहा है, चीटी जा रही है। तो मैंने पूछा किसी टाइम टी पे, अब इस जो चीटी की वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। तो किसी टाइम टी पे चीटी कहां पहुंच जाएगी, मैंने बोला यहां पहुंच जाएगी सर। तो जब बेटा वो चीटी इस तरीके से चल रही है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, लेकिन वो चल तो किसी एक ही वेलोसिटी से रही है ना, v। तो उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या है, वी आर, मतलब जिससे वो चल रही है। बट उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं टाइम इक्वल टू टी के बाद, मुझे उसकी कोऑर्डिनेट्स बताइए, पोजीशन बताइए। टाइम इक्वल टू टी के बाद कोई मान लो पार्टिकल है, मैंने बोल दिया चीटी है, किसी एंगल थीटा से एक्स प्लेन में चल रही है, एक्स एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उसका मुझे कोऑर्डिनेट बताइए आफ्टर टाइम इक्वल्स टू टी, मतलब टी टाइम के बाद वो कहां होगी। मतलब मैं उससे क्या पूछ रहा हूं, पोजीशन वेक्टर पूछ रहा हूं। याद करो पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर, मतलब वो कहां पहुंची, तो वो बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, एक्स और वाई। अब बच्चा वेलोसिटी निकालने के लिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो हमें ये पता है वेलोसिटी इनटू टाइम।
तो जब मुझे डिस्प्लेसमेंट x पे चाहिए है तो मुझे वेलोसिटी x की चाहिए होगी, और जब मुझे डिस्प्लेसमेंट y पे चाहिए है तो मुझे वेलोसिटी y की चाहिए पड़ेगी, है ना। सिमिलरली जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा यहां से, तो ये बॉडी ऐसे चल रही होगी इसी डायरेक्शन में, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, है ना। तो यहां पहुंचेगी तो इस बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो मैं आपसे ये पूछ भी सकता हूं कि इस बॉडी में अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, इसका मतलब फोर्स एक्स में भी लग रहा होगा, मैंने बोला एफ एक्स, इसका मतलब फोर्स वाई में भी लग रहा होगा एफ वाई। जैसे कि अगर इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट v वेलोसिटी से बॉडी चल रही है किसी एंगल थीटा पे, और टाइम इक्वल टू t पे वो कहां पहुंची, x कोमा y पे। इसका मतलब अगर x हुआ है तो वेलोसिटी x में भी होगी और वेलोसिटी y में भी होगी। समझ में आया। तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी को है बेटा, हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे या फिर दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। कितने पार्ट में, दो पार्ट में, क्योंकि जो वेलोसिटी है अपने पास वो कहां है, x में भी है और y में भी है। तो मुझे बतानी है कि x में कितनी है और y में कितनी है, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे x में और y में। आओ थोड़ा देखें कैसे, समझ आया करना क्या है। आओ तो ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वेक्टर्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कोई भी हो। आओ तो मैंने कहा एक बॉडी पे इस तरीके से फोर्स लग रहा था किसी एंगल थीटा पे, किसी एंगल थीटा पे किसी बॉडी पे इस तरीके से फोर्स लग रहा था या वेलोसिटी थी। तो मैंने कहा इसको कंप्लीट जरा ट्रायंगल बनाते हैं। तो मैंने कहा पहले तो समझो ये क्या है, एक्स एक्सिस, तो ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक। और ये कितना है, मैंने बोला ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। ए कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैंने इसको कंप्लीट करा तो ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल। तो ध्यान से देखो, यहां पर ये कोऑर्डिनेट x होगा और ये कोऑर्डिनेट y होगा। ये कोऑर्डिनेट x होगा और कोऑर्डिनेट y होगा। x क्या होगा, ये, और y क्या होगा, ये। x क्या होगा, ये, और y क्या होगा, ये। तो अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको ऐसा लिख सकता हूं बेटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। तो जरा ध्यान से देखिए, ये ही तो क्या है, हाइपोटेनियस, और ये क्या है, बेस। तो बेस क्या हो गई, हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा, मतलब ए कॉस थीटा। मतलब ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा। सिमिलरली बच्चा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यही तो परपेंडिकुलर है। तो अगर ये साइड चाहिए मुझे इस वेक्टर की, ये साइड चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। और हाइपोटेनियस कितनी है, ए साइन थीटा। तो ये क्या हो गई, ए साइन थीटा। अगर ये ए साइन थीटा है तो ये भी तो ए साइन थीटा हुई। समझ में आया। तो हम ऐसे वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, किसमें, दो कंपोनेंट में। ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो अब मैंने बोला कि कोई पार्टिकल इस तरीके से v वेलोसिटी पे किसी एंगल थीटा पे चल रहा है, किसी एंगल थीटा पे चल रहा है, ठीक। टाइम इक्वल टू टी के बाद मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताइए कहां पहुंचेगा। मतलब आपको क्या बताना है, x, y। अगर x और y बदल रहे हैं, मतलब इस पार्टिकल के पास बच्चा वेलोसिटी x में भी है और y में भी है। समझ में आया। और इसको अपन रिजॉल्व कर लें। क्या कर लें, रिजॉल्व। जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तब हम थीटा की तरफ जाते हैं, जब हम थीटा की तरफ जाते हैं तो कॉस थीटा आता है। तो मैं कह रहा हूं आपको x वाला कंपोनेंट, ये x है और ये y है। मैं आपसे कह रहा हूं x वाला कंपोनेंट, कौन सा बेटा, x वाला कंपोनेंट। तो मैं बोलूंगा उसको vx में वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी है v, f फोर्स होता तो fx लिखते, वेलोसिटी है तो vx लिख रहा हूं। x में वेलोसिटी हो जाएगी v, जो टोटल है, इंटू कॉस थीटा। समझ में आया। सिमिलरली मैं y में वेलोसिटी लिखूं, किस में लिखूं, y में, तो y में क्या हो जाएगी, v साइन थीटा। तो जो ये वेलोसिटी वेक्टर था किसी एंगल थीटा पे, इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। x में कितना हो गया, v cos थीटा, और y में कितना हो गया, v sin थीटा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट।
ये कौन सा कंपोनेंट हो गया x में, ये कौन सा कंपोनेंट हो गया y में, और इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब कोई भी वेक्टर है उसको हम दो या दो से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट कर दें, दो या दो से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट कर दें, तो हमें जो मिलते हैं वो कहलाते हैं, जो स्प्लिट होके मिले वो कहलाते हैं उसके कंपोनेंट, और स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और इनका जो इफेक्ट होगा एक्स का और वाई का, और इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो इसी रिजल्टेंट के बराबर होगा। मतलब जो रिजल्टेंट वी आर थी, है ना, और जो कंपोनेंट हमने करे वी एक्स और वी वाई, इनका जो इफेक्ट होगा इसी के बराबर होगा। मतलब ये दोनों मिलके जो कर रहे होंगे वो ये ही कर रहा था। समझ में आया? आओ एक एग्जांपल लेके करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आइए, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लियर है क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस splitting the vectors, splitting the vectors into two or more than two parts, it is known as resolution of vector। और जो स्प्लिट करके बनते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक, अच्छा सर कैसे, एक और बार बताओ। तो मैंने कहा ये कोई वेक्टर ए है किसी एंगल थीटा पे, तो ये कंपोनेंट क्या है? एक्स। तो जिस तरफ थीटा है उस तरफ चले जाओ आप, तो उसको क्या लिख दो? ए कॉस थीटा। मतलब जो एक्स में कंपोनेंट बना किसका? ए का, ए का कंपोनेंट जो एक्स में बना वो क्या हो गया? ए कॉस थीटा। और जो ए का कंपोनेंट वाई में बना, एक ए वाई, वो क्या बना बताओ? ए साइन थीटा। थीटा के अपोजिट है साइन थीटा, और थीटा वाली साइड में ए कॉस थीटा। अच्छा एक और बात बताओ, अगर आपको ऐसे याद नहीं करना आप ऐसे कर लो, ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। बेसिकली जब हम कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं ना, हम 90 डिग्री पे कर लेते हैं कि वो एक दूसरे के क्या आ जाए? परपेंडिकुलर। क्या आ जाए? परपेंडिकुलर। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट तो तुम तो कॉस में लिखो, किसमें लिखो? कॉस में लिखो। तो ये वाला कितना हो गया? इस तरफ ए कॉस थीटा, इस तरफ वाला क्या हो गया? ए कॉस थीटा। मतलब थीटा कितना है लेकिन यहाँ 90 माइनस थीटा, तो ए कॉस 90 माइनस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? मतलब मैंने अब कॉस के फॉर्म में लिख लिया, इस तरफ वाला ए कॉस थीटा, इस तरफ वाला ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही तो होता है। लो वही आ गया, समझ में आया? तो किसी भी वेक्टर को जब वो किसी एंगल पे लग रहा हो तो हम उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना लेते हैं। जब वो किसी एंगल पे लग रहा हो तो हम उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना लेते हैं, जो एक बन जाता है ए कॉस थीटा और दूसरा साइन थीटा। जिस तरफ थीटा है उस तरफ ए कॉस थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं है उस तरफ ए साइन थीटा। डन है? बोलो हाँ कि ना। रेजोल्यूशन क्लियर है? कैसे रिजोल्व करते हैं? सर इसका काम क्या है? आओ छोटे छोटे एग्जांपल से समझते हैं इसका काम क्या है, एप्लीकेशन देखते हैं। आइए, मैं आपसे कह रहा हूं एक पार्टिकल है, फिर इसको लिखना भी दिखाएंगे, मैं आपको इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे। मैंने कहा एक पार्ट, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई। एक पार्टिकल ओरिजिन से चल रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड से। कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। जिसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड से। और कितने एंगल पे चल रहा है? मैंने बोला एंगल 30 डिग्री पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? 30 डिग्री पे चल रहा है। तो मुझे ये बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एंड वाई आफ्टर टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो उसने क्या दिया क्वेश्चंस कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे चल रहा है। मतलब किस प्लेन पे चल रहा है? एक्स वाई प्लेन पे। बेटा एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है ना, तीनों प्लेन आ सकते हैं। तो वो किस पे चल रहा है? एक्स वाई प्लेन में चल रहा है। बोर्ड क्या है? एक्स वाई प्लेन। चीटिंग एग्जांपल दिया था, ऐसे चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो एक्स भी बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है। मतलब टाइम इक्वल टू टी पे पार्टिकल कहाँ होगा? एक्स कोमा वाई पे। तो मुझे एक्स भी बताना है, वाई भी बताना है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब मैं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स लिखूंगा, तो मैं वेलोसिटी किसकी चाहिए? एक्स की, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई लिखना है बच्चों, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? वेलोसिटी इन वाई मल्टीप्लाई बाय टाइम। पहुंचेगा तो एक ही टाइम पे, अलग अलग पे थोड़ी ना पहुंचेगा।
टी टाइम के बाद पूछा है, तो मुझे वेलोसिटी एक्स की मिल जाए और वाई की मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसका जो कंपोनेंट होगा इस तरफ वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स का, और जो इसका कंपोनेंट होगा इस तरफ वो कौन सा होगा, वाई का। तो ध्यान देना, मैं जब इसका एक्स कंपोनेंट लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, v cos 30, और जब मैं इसका y कंपोनेंट लिखूंगा, अभी सीखा ना, इस तरफ आएंगे तो cos 30, मतलब वी एक्स में जो वेलोसिटी होगी, वी एक्स में जो वेलोसिटी होगी, मतलब एक्स में जो वेलोसिटी होगी वी एक्स, वो कितनी होगी, v इंटू कॉस 30। हमने सीखा था ना कि वेक्टर की जो लेंथ होती है वो कितना बताती है, उसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरफ की लेंथ कितनी होगी इसकी, v cos 30, और इस तरफ की vy कितनी हो गई, v sin 30। क्लियरिटी है, आओ करें। तो डिस्प्लेसमेंट इन x हम क्या लिखेंगे, यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, vx की वैल्यू कितनी होगी, v की वैल्यू कितनी है 2, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया √3 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो वेलोसिटी x में है वो कितनी है, √3। y की निकाल लो, v कितना है 2, sin 30 की वैल्यू बोलो 1/2, कितनी आई 1 मीटर पर सेकेंड। तो vx आ गया अपना बेटा √3, और vy कितना आ गया बच्चा अपना 1 मीटर पर सेकेंड। डन है बात। अब अलग अलग इनको सॉल्व कर लो। तो x में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो वेक्स इसकी वैल्यू कितनी है √3, टाइम कितना है 2, तो ये हो गया 2 √3 मीटर्स। डन है। x में लिखनी थी तो x में वेलोसिटी कितनी है √3, तो x का डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इन x इंटू टी। y में डिस्प्लेसमेंट, y में वेलोसिटी कितनी है 1, अभी निकाला 1, टाइम कितना 2, तो कितना आ गया 2 मीटर। मतलब बच्चा x का डिस्प्लेसमेंट है 2 √3 और y का डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर्स। तो मतलब मैं इसके अगर कोऑर्डिनेट लिखूंगा 2 सेकंड के बाद, तो x के कितने हैं 2 √3 और y के कितने हैं 2। समझ आया, यस और नो, बता दिए ना। अच्छा इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है वो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, यहां पे कर रहा हूं, नेट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, चल कितने रही है 2 से, टाइम कितना 2, तो नेट तो इसका कितना है 4 मीटर, कितना है 4 मीटर। जरा ध्यान से देखना, मैं इसके डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 4 मीटर, राइट। एक्स में और वाई में कितना हुआ, एक्स में हुआ है कितना बोलो, ये निकाला था 2 √3, एंगल 30 है, और वाई में कितना हुआ 2, यस और नो, समझ आया। तो बच्चा अगर ध्यान से देखो, अगर ये चीजें सही है तो ये जो इसके कंपोनेंट बने थे ये इसके रिजल्टेंट को सेटिस्फाई करने चाहिए। ये तो बोला था कि जो इसके कंपोनेंट बनते हैं वो वही इफेक्ट देते हैं जो रिजल्टेंट का था। मतलब इनका डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालें दोनों का मिला के एक्स और वाई का, तो कितना आना चाहिए 4 ही आना चाहिए। आओ देखें, तो ध्यान से देखो, तो एक्स में कितना है 2 √3, वाई में कितना है 2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है √2 √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। समझ आया, √2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 तो कितना हो जाएगा 12, 2 का स्क्वायर 4 तो कितना आया √16, और √16 कितना होता है 4 मीटर्स। देखो वही तो आया, हमने इनको अलग अलग कर दिया क्योंकि बच्चा जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हम डायरेक्ट किसी प्लेन में नहीं लगा पाते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या था वेलोसिटी इनटू टाइम। यस, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां पर एक्सेलरेशन कहां कर रखो, अगर मुझे एक्स में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एक्सेलरेशन तो एक्स का ही चाहिए ना, बट ये तो आपको कहां दिया हुआ है एक्स और वाई में दोनों दिया हुआ है। समझ में आया। तो बेसिकली जब हम वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं ना अलग अलग, तो हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाते हैं। और देखिए इफेक्ट सेम ही आ रहा है। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा था एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड के बाद, और वेलोसिटी दी थी ये 30 डिग्री पे x से 2 मीटर पर सेकंड। तो हमने इसकी वेलोसिटी x में लिख ली
और y में लिख ली और अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इफेक्ट क्या रहा? सेम। समझ आया? रेजोल्यूशन समझ आया? आओ और आगे बढ़ते हैं। आइए, पॉज करके नोट कर लिया करो। अगर और देखें इसकी एप्लीकेशन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इस पे देख रहे हैं भी अपन, ये भी एक क्वेश्चन ही था। तो आपको रेजोल्यूशन समझ आया? आओ कुछ रेजोल्व करके देखते हैं। नॉर्मली पहले तो कह रहा हूं दो एंगल सीख लो आप। आपको कुछ वैल्यू याद होंगी, 30 की याद है, 45 की याद है, क्योंकि रिजोल्व साइन और कॉस में होते हैं। तो जनरली 45 की याद है आपको, 60 की याद है, 90 की याद है, 0 की याद है, 180 की याद है ना। दो और सीखो जो जनरली बहुत यूज होते हैं फिजिक्स में, क्योंकि उनके रेशियोज बड़े अच्छे हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक आप सीखो एंगल 37 डिग्री का ट्रायंगल सीखो। कौन सीखो? 37 डिग्री का एक ट्रायंगल बनाओ। एक बनाओ 53 का, इसका 90 माइनस करके कितने का? 53 का। ठीक, दो ट्रायंगल बनाइए। एक कितने का? 37 का और एक 53 का। जब 37 का बनाया है तो यहां लिखिए 3, यहां लिखिए 4 और यहां लिखिए 5। ठीक, और जब 53 का बनाएंगे आप, किसका? 53 का, तो यहां लिखिए 3, यहां 4 और यहां 5। हाइपोटेनियस पे हमेशा क्या लिखिए? 5। बेस पे लिखिए 4 और यहां 3। जब 37 का बनाओ तो ऐसे चलना 3 4 5। ठीक, कहां से चले? परपेंडिकुलर से 3 4 5। और जब 53 का बनाओ तो कहां से चलना? बेस से इस तरफ 3 4 5। डन। अब कुछ रेशियोज लिखवा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। आप लिखो cos 37। क्या लिखो? cos 37। cos क्या होता है? बेस अपॉन, ये जरूरी नहीं इनकी लेंथ ही है, मैंने बेसिकली रेशियो लिखा हुआ है। अगर ये लेंथ 3 है ना तो बच्चा ये 4 होगी और ये 5 होगी, ये गारंटी है। अगर ये एंगल 37 है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 होगी, तो ये 8 होगी, तो ये 10 होगी, है ना। तो अगर मैं इनके रेशियोज ले लूं, cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगा 4 अपॉन 5। cos 37 की वैल्यू होती है 4 अपॉन 5। निकालोगे तो कितनी आएगी? 0.8। तो किसकी वैल्यू होती है? cos 37 की। सिमिलरली sin 37 की वैल्यू लिखे, sin 37 की। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3 अपॉन 5। ये वैल्यू याद रखना, और नहीं रख पाओ तो ऐसे ट्रायंगल बना लेना। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज एंगल्स है। 37 दे देगा वो आपको, एक 53 दे देगा। फिर क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर 30 45 की, तो याद इसकी कहां से लाए? ये रही, लिखिए cos 53 की लिखते हैं। किसकी? 53। जब 53 की लिखेंगे तो कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? ये वाला। cos 53 के, cos का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गई 3/5। अब लिख लो sin 53 की। किसकी? sin 53 की। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4 अपॉन 5। तो ये वैल्यूज आपको याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो जाए तो अपन ट्रायंगल बना के कर ही लेंगे। जो cos 37 की होती है वो sin 53 की होती है, जो sin 37 की होती है वो cos 53 की होती है। ये तो हमें वैसे भी पता है। क्यों? क्योंकि जो cos 90 माइनस थीटा होता है वो sin थीटा होता है, जो sin 90 माइनस थीटा होता है वो cos थीटा होता है ना। टेक्नोमेट्री में पढ़े थे, तो इनको नोट कर लो पहले। बढ़िया। cos 37 4/5, sin 37 3/5, cos 53 की वैल्यू 3/5, sin 53 की वैल्यू 4/5। डन। और नहीं हो तो ट्रायंगल भी नोट कर लो, जरूरी है, भूल जाओगे तो ये तो है ही। डन। आओ अब बेस्ट, आपको इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूं इसके लिए। आइए ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। ये समझ आ गया ना, कई क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होंगे आपसे फिजिक्स के। तो मैंने कहा इस पे बच्चा एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का 37 के एंगल पे। कितने पे? एक 37 के एंगल पे इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। डन है बात? बोलो। फिर मैं कह रहा हूं इसी बॉडी पे एक वाई एक्सिस से फोर्स लग रहा है जो है 20 न्यूटन का। कितने का? 20 न्यूटन का। और कितने एंगल पे? 53 पे। ध्यान देना अच्छे से।
एक बॉडी है जिसमें इस तरीके से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का इधर, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे 30 डिग्री पे 37 पे, और वाई एक्सिस से कितने पे एक लग रहा है इस तरफ 20 न्यूटन का। हमन को नेट फोर्स निकालना है, कितना निकालना है नेट फोर्स। और भी लग सकते हैं 4-5, सेकंड एग्जांपल में ले लूंगा, पहले सीखो। तो बेसिकली इनके बीच में एंगल कितना है, ये 53, ये पूरा 90, तो कितना हो गया 143। इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है 143। अब 143 वैल्यू आपको पता है, नहीं पता, क्योंकि अगर हमें नेट इनको जोड़ना होता हम इनको डायरेक्ट जोड़ सकते थे। कैसे, अंडर रूट ऑफ, इसको f1 मान लो, इसको f2 मान लो, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 143, जो कि हमने पता नहीं है ना। और भी एक आध फोर्स लगा देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, 3 फोर्स आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। मैं इनको रिजोल्व कर लेता हूं, मैं इनको क्या कर लेता हूं रिजोल्व। तो ध्यान से देखिए, इस वाले का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 cos 37, और ये वाला ऊपर वाला इस तरफ कितना हो जाएगा, ये फोर्स x में कितना हो जाएगा 10 cos 37, और ये फोर्स यहां कितना हो जाएगा बोलो 10 sin 37। आओ, तो ये वाला कंपोनेंट, अब सिर्फ कंपोनेंट लिख रहे हैं इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, 10 cos 37, ये वाला कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा 10 sin 37। समझ आया। आओ दूसरा वाला लेते हैं, ये वाला, इसका बच्चा ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, साइड में बना देता हूं, ऊपर वाला 20 इस तरफ cos 53, जो वाला एंगल होता है वो लेते हैं, ये कितना 53, तो जिस तरफ एंगल है उस तरफ क्या है cos, 20 cos 53 आया कि नहीं। और एक ये वाला कौन सा हो जाएगा, इसके अराउंड भी तो होगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला इस तरफ आएगा, कितना हो जाएगा 20 sin 53। डन। अब देखो, आप मजा देखो, ये इस तरफ हो गया, ये इस तरफ हो गया, तो सीधा जो ज्यादा होगा उसमें से वो वाला माइनस कर देंगे तो एक तरफ बचेगा। देखते चलना, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, क्या कर लेते हैं इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मैं 53 भी आ रहा है 37 भी आ रहा है, देखो तो फटाफट से आप क्या बना लो ट्राइंगल, क्या बना लो ट्राइंगल। ये कौन सा 37, ये कौन सा 53, ठीक, तो ये 3, ये 4, ये 5, ये 3, ये 4, ये 5। हमें किसकी वैल्यू चाहिए sin 37 cos 30, सारी वैल्यू चाहिए। अब लिख लेंगे फटाफट, आओ तो हम ये वाला फोर्स निकालते हैं, 10 इंटू cos 37 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस इंटू मतलब 4/5। ये आप जल्दी जल्दी करोगे, अभी बस टाइम लग रहा है, सीख रहे हैं। तो ये इस तरफ फोर्स कितना आ गया, cos 37 की वैल्यू रख दी 4/5, तो कितना आ गया 8। दूसरे एंगल्स भी लेके दिखा दूंगा 10, 30, 45 एंड ऑल। ये कितनी हो गई 20 इंटू साइन 53, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 53 है 4/5, 5 बन जा 5 4 जा 4 4 8। ओ भाई साहब ये तो कैंसिल हो गए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया हो गया। ऊपर वाले लिखते हैं 10 sin 37 और 20 cos 53, यहां निकाल देता हूं 10 sin 37 की वैल्यू बोलो, तो ये एंगल देखेंगे 3/5, 3/5 बन जा 2 जा, तो कितनी आ गई 6, साइन इसकी कितनी वैल्यू आ गई 6, और कहां ऊपर 20 cos 53, तो 20 cos 53, cos 53 मतलब कौन सा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5, 5 बन जा 5 4 जा 5 4 12, तो cos इसकी कितनी आई 12, इसकी कितनी आई 6, और दोनों कहां है ऊपर। अब ध्यान से देखो, ये तो इस तरफ था, ये वाला इस तरफ कितना आया 8, ये इस तरफ कितना आया 8, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। कोई मुझे 8 का फोर्स यहां लगाए और 8 का फोर्स यहां लगाए तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो गए। ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, अब मैं कोई मुझे सेम तरफ फोर्स लगाए तो क्या होगा, वो तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि एंगल यहां एंगल कितना है 180, cos 180 कितना होता है -1,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट कटा, फॉर्मूला ऐड वाला, ये क्या होगा 0। और मैं बताया था अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सीधे सीधे माइनस, सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस। तो ऊपर कितना है 12 प्लस 6 कितना हो गया 8, मतलब 18। तो जो इस बॉडी पे नेट फोर्स बना, ध्यान से देखना, इस तरफ वाले तो क्या हो गए कैंसिल। तो जो नेट फोर्स बना वो कितना बना 18 न्यूटन का टुवर्ड्स वाई। बॉडी कहां चलेगी, बॉडी यहां चलेगी। ये आया एफ नेट, ये आया एफ नेट, जिसकी वैल्यू कितनी है 18 न्यूटन। तो आपको समझ आया, इनको रिजॉल्व करके ये बॉडी कहां जाएगी और कितने फोर्स से जाएगी वो निकल गया। 10 इधर लग रहा था, 20 इधर लग रहा था, लेकिन बॉडी कितने से चल रही 18 से, कहां पूरी वाई एक्सिस में। क्लियरिटी हुई, मजा आया। दिस इज व्हाट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फील हुआ। 3 फोर्स ले लें सर, ले लो 3 फोर्स ले लें, ले लो, तुम तो 10 ले लो, सबको एक्स में ले आओ और वाई में ले आओ। तो एक्स के पूरे जोड़ दो, वाई के पूरे जोड़ दो, जिस तरफ बनेगा उस तरफ निकाल लेंगे। आओ, डन है, आगे बढ़े, चलो। मजा आया रेजोल्यूशन में। आओ और देखें, आओ 3 ले लें, 3 ले लो, आओ चौक चौक के कलर्स। आओ देखो सर, अभी एक बॉडी है, इसमें एक फोर्स लगाते हैं इस तरफ, ये भी ले लो 37 ले लेते हैं 10 न्यूटन का, ठीक। एक इस तरफ लग रहा है 30 पे ले लो, कितने पे 30 पे ले लो, कितना लग रहा है हाँ 15 न्यूटन, ठीक। ध्यान देना, एक इस तरफ लग रहा है जो कि मैं बोल रहा हूं फिर से 37 पे है, कितना है 20 न्यूटन, ठीक। 3 हो गए, और लेने हैं क्या, और ले लें, और कर लें क्या, बोलो। चलो एक अपन सीधा सीधा लगा लेते हैं, बोलो तो ये वाला, ये 5 न्यूटन का है, कितने का है 5 न्यूटन का। तो इस बॉडी पे देखो कितने फोर्स लग रहा है 1 2 3 4, मतलब एक पॉइंट पे अगर मैं बनाना चाहूं तो ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे बना रहा हूं, ये कितने का है 10 न्यूटन का, एंगल कितना 37, ठीक। ये कितने पे लग रहा है, ये पहले एक्सिस बना लो, ये हो गई अपनी एक्स और ये हो गई अपनी वाई। दूसरा कहां लग रहा है, ये रहा सर, कितने का 15 का, एंगल कितना, इसको 30 है ना, इसको मैं कर लेता हूं 12 का लग रहा है, कितने का लग रहा है 12 का, ठीक। एंगल कितना सर 30, और बताओ सर, एक सीधा लग रहा है वाई में, माइनस वाई में कितना 5, ये देखो। अब सर एक यहां लग रहा है, लो कितना 37 पे, कितने का 20 का, समझ में आया, यस और नो। अब इनको क्या करना है रिजॉल्व, रिजॉल्व करके सिर्फ 2 वेक्टर बचेंगे, क्योंकि हम पूरे रिजॉल्व किस में कर लेंगे एक्स में और वाई में, सिर्फ कितने बचेंगे 2। हमें क्या निकालना है, इस बॉडी पे एफ नेट निकालना है, और ये किस तरफ जाएगी डायरेक्शन, अल्फा भी बताना है और एफ नेट भी बताना है। आओ फटाफट कर दें। अब देखना इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना आप, जल्दी जल्दी अब तो कर लोगे। 10 cos 37 इस तरफ, 10 cos 37, इसका इस तरफ क्या हो जाएगा 12 cos 30, आया कि नहीं। इसके दो, ये वाले कंपोनेंट लिख रहा हूं बस, तो ये वाला क्या हो गया 10 cos 37, ये वाला क्या हो गया 10 cos 37, ये वाला क्या हो गया 12 cos 30, 12 cos 30, आया कि नहीं, हाँ सर। अब इसके ये वाले लिखो, लिख देता हूं, ये वाला कौन सा हो जाएगा बच्चा, ये वाला हो जाएगा 10 sin 37, ये वाला 10 sin, ये वाला cos, ये वाला sin, ये वाला cos, ये वाला sin, 10 sin 37, डन। इसका भी नीचे वाला बोलो, इसका नीचे वाला, तो इसका जो नीचे वाला आएगा वो आएगा 12 sin 30, ये और cos की तरफ क्या, थीटा की तरफ क्या हो गया cos, 12 cos 30, और नीचे वाला 12 sin 30। अब कौन बचा, ये वाला, कौन बचा ये वाला, आओ देखें, इसके भी 2 बनेंगे, ये वाला कौन सा हो जाएगा ऊपर वाला, 37 यहां है तो 20, ऊपर वाला 20 cos 37,
आया कि नहीं? ये वाला 20 साइन 37, क्लियरिटी हुई? ये सारे वेक्टर्स को, ये जो टेढ़े आड़े लग रहे थे, हम इनको x में लेके आ गए और y में लेके आ गए। अब कौन कौन से देखेंगे हम? सिर्फ x वाले और y वाले। ये मिटा दो, समझ गए होगे? ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसी का कर रहा हूं, नोट कर लेना या ड्रॉ कर लेना। डन। आओ देखो इधर, और आपको क्या चाहिए? 37 निकालना है, तो आप ट्राइंगल्स तो याद ही रखना। ये 37 है, तो ये 3 4 5, ये 53 है, ये क्या है? 53 है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 और ये 5। डन। फटाफट अब देखते हैं फटाफट क्या क्या बच रहा। ऊपर की तरफ दो आ गए, 10 साइन 37, 20 कॉस 37। इस तरफ की दो जुड़ गए, कौन से? 10 कॉस 37, 12 कॉस 30। नहीं आया? आ गया नीचे। 5 तो अपना था ही, और क्या जुड़ गया इसमें? 12 साइन 30। इस तरफ कौन आ गया? 20 साइन 37। अब बचा क्या? वैल्यू लिखनी है, और लिख लें 10 साइन 37 की। साइन 37 क्या होता है? ये रहा 37 का एंगल 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। ये याद हो जाएंगे आपको, मैं आपको सिखा रहा हूं बार बार। तो ये हो गया 10 इंटू साइन 37 3/5, 5 बन जा, 5 2 जा, तो ये बन गया 6 कॉस वाला। तो 20 इंटू कॉस 37 4/5, 4/5, 5 बन जा, 5 4 जा, 4 4 16। समझ में आया? तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना आ गया? 16 प्लस 6। 10 साइन 37 की वैल्यू 6, 20 कॉस 37 की वैल्यू 16, 16 प्लस 6 ऊपर की तरफ आ गया 24 न्यूटन। समझ आया? हाँ सर। नीचे का जोड़ लो, 5 तो है ही, 12 साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 बन जा 6 जा, 6 प्लस 5 इज 11। तो नीचे की तरफ कितना आ गया? 11 न्यूटन। आया कि नहीं? हाँ सर। इधर निकाल लो, 20 इंटू साइन 37, साइन 37 कितना होता है? 3/5, 5 बन जा, 4 जा, कितना आ गया? 12। इस तरफ कितना आ गया? 12 न्यूटन। इस तरफ और बचे, निकाल लो फटाफट। 12 कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 बन जा, और ये 6, तो ये आ गया 6 √3। 10 cos 37, इसकी निकाल लो, tan इंटू कॉस 37, या आप अलग से भी कर सकते हो, मैं इसी पे दिखा रहा हूं। cos 37 बोलो, cos 37 की वैल्यू 4/5, तो 5 बन जा, 2 जा, तो ये कितना आ गया? 8। समझ आया? आओ मैं फिर से स्कोर डायग्राम बना। इतना आप जो कर रहे हो ना, आप 2-2 मिनट में करोगे, आप बस सीख लो एक बार। तो देखो मैं सारे फोर्सेस लिख रहा हूं, ये मिटा के। वैल्यू भी तो लिखनी पड़ेगी, एंगल डालने के बाद उस एंगल की वैल्यू भी तो निकालनी है। आइए तो देखो फटाफट क्या बचा हमारे पास। ऊपर कितना आ गया? 24 न्यूटन ऊपर की तरफ। इधर प्लस एक्स में कितना आ गया? 6√3 प्लस 8, 6√3 प्लस 8। ठीक, वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरफ कितना आ गया? 12, और नीचे कितना आ गया? 11। तो क्या बचा? देखो फटाफट, छोटे छोटे डंडे बना लू। ठीक, 11 आ गया, ये 24 आ गया। अब ज्यादा कौन है? ऊपर वाला। कितना? 24, तो 24 माइनस 11 कितना बचा? 13। ऊपर बचा सिर्फ अपना बच्चा कितना? 13। कितना आया? 13। अब यहां कौन ज्यादा है? बोलो, ये वाला ज्यादा है, 6√3 प्लस 8 है ना। इसकी वैल्यू निकाल लें, तो 6 इंटू √3 की वैल्यू राउंड फिगर में 1.7 प्लस 8। ठीक, तो ये हो गया अपना कितना? 42 4 2 और 6 8, 8.2 प्लस 8, तो आ गया 16.2 राउंड फिगर में। तो ये हो गया इस तरफ कितना? 16.2, और इस तरफ कितना है? 12। तो 16.2 माइनस 12, ये आपको लग रहा है कि सर इतना लेंथी करना पड़ेगा? फटाफट करोगे आप रिजॉल्व करके।
तो कितना हो गया 16.2 और ये 12 तो कितना आ गया 4.2। ये बचा आपके पास जो इतना खतरनाक फोर्स लग रहा था ना एक बॉडी पे इतने एंगल पे, ये बचा 13 और 4.2। और अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर। ये अब आप सॉल्व कर लेना। तो ये क्या होगी नेट फोर्स, मतलब वो जो कौन थी बॉडी कहां चल रही होगी यहां कहीं, ये भी एंगल निकालेंगे हम क्योंकि इसमें नेट कितना आया, इस तरफ कितना आया 13 और इस तरफ कितना आया 4.2। तो इनका एंगल निकाल लो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 13 अपॉन 4.2। तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स 13 अपॉन 4.2। समझ आया? ये रहा आपका आंसर। तो बॉडी यहां चल रही होगी कितने फोर्स से, इससे। समझ में आया? राउंड फिगर में लिख दो 169 प्लस 16। तो ये फोर्स हो गया इधर कितना, ये सॉल्व करना है आपको 13 स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर। एंगल कितना होगा अल्फा, जो कैसे निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा। तो आई होप आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ आ गया होगा। हमें क्या करना है, जो भी वेक्टर किसी एंगल पे लग रहा है उसको हम उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। हम तीन में भी कर सकते हैं, फिजिक्स में तीन में करने का काम आता नहीं है जनरली, है ना, तो वहां पर मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना। तो किसी एंगल पे लग रहा है तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक एक्स में एक वाई में। समझ में? ऐसे लग रहा है तो एक एक्स में एक जेड में। समझ में आया? डन। फिर हम सारे को कहां ले आते हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। फिर जब ये आमने सामने एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो आसान हो जाता है, एक इस तरफ आया एक इस तरफ आया, इस तरफ आया 10 और रिजॉल्व करके पूरा जोड़ के इस तरफ आया क्या y। तो समेशन ऑफ x करना और समेशन ऑफ y करना है। जो प्लस होंगे वो जोड़ देंगे, जो माइनस की तरफ होंगे वो माइनस कर देंगे। मान के चलो यहाँ 20 आया यहाँ 10 आया तो यहाँ कितना बचा 10, है ना। मान लो ऊपर 10 आया नीचे 5 आया तो ऊपर कितना बचा 5, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5। अब इनको जोड़ना तो हमें आता है क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, cos 90 तो जीरो हो जाता है। क्लियर हुआ, फील हुआ? आओ एक छोटा सा सवाल और करवाता हूं। मजा आया बच्चों? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ आया? कंपोनेंट समझ आए? कितने कंपोनेंट बन सकते हैं, दो या दो से ज्यादा? बिल्कुल बन सकते हैं सर। अगर मान लो कोई पार्टिकल स्पेस में चल रहा हो ऐसे इस तरीके से, तो उसके पास वेलोसिटी एक्स में भी है वाई में भी है और जेड में भी है, तीनों कंपोनेंट बदल रहे हैं। जैसे कि हेलीकॉप्टर प्लेन उड़ रहा है ऐसे, तो इसका एक्स भी बदल रहा है वाई भी बदल रहा है जेड भी बदल सकता है। समझ आया? तो यहां हम जो रिजॉल्व करेंगे वो कहां होंगे, एक्स में वाई में और जेड में, जो बेसिकली हमें ज्यादा जरूरत फिजिक्स में आती नहीं है। आओ समझे। मैं आपसे कह रहा हूं एक पार्टिकल है इस तरीके से चल रहा है किसी एंगल 37 डिग्री से, किसी एंगल 37 डिग्री से, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आया? एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक पार्टिकल 37 डिग्री पे चल रहा है, राइट। डन। तो इसकी आप एक एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखिए वेक्टर फॉर्म में, इसकी आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखिए वेक्टर फॉर्म में। दूसरी बात, इसकी वेलोसिटी बताइए एक्स में और वाई में, इसकी वेलोसिटी बताइए एक्स में और वाई में। ओरिजिन इक्वल टू पे वेलोसिटी इसकी जीरो है, ओरिजिन इनिशियली वेलोसिटी जीरो से चला है। तो अब हम फटाफट करेंगे। मैंने बोला ये एक्सेलरेशन ए है तो यहाँ क्या होगा ए एक्स ए कॉस 37 और ए वाई में एक्सेलरेशन कितना, चार पांच चीजें निकाल के दिखाता हूँ। ए वाई में एक्सेलरेशन कितना होगा ए साइन 37, वैल्यू निकालनी। आओ तो फटाफट से किसका बना लें 37 का, किसका किसका ट्राइंगल बना लें 37 का। तो ये 4 ये 3 और ये 5। ए एक्स में निकाल लो फटाफट। ए एक्स में एक्सेलरेशन कितना है ए कितना है 2 cos 37, cos 37 का मतलब 4/5। एक्सेलरेशन को मैं 5 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं 5। क्यों ले रहा हूं समझ गए होगे सर, कौन इतना कैलकुलेशन करे, मुझे तो एक्सप्लेन करना है। 5 से 5 कैंसिल, तो x में कितना आ गया 4, मतलब ax कितना आ गया 4। y में लिखो तो ay
इज इक्वल्स टू ए साइन 37। ए कितना है 5, साइन 37, साइन 37 कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, तो ए वाई में कितना आया 3, वाई में कितना आया 3। मैंने आपसे बोला था इसकी एक्सेलरेशन इक्वेशन लिखो वेक्टर फॉर्म में, तो देखो ये जो ए है ना कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू एक्स में कितना है 4, एक्स में कितना है 4, तो 4 आई कैप, 4 आई कैप, आई क्या बताता है, आई यूनिट वेक्टर है, पढ़ाया था ना पुराने वीडियो में, मतलब फर्स्ट वीडियो में, एक्स को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के क्या बताते हैं यूनिट वेक्टर आई, आई क्या रिप्रेजेंट करता है प्लस एक्स डायरेक्शन, और वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, जे क्या रिप्रेजेंट करता है प्लस वाई डायरेक्शन, तो एक्स में कितना है 4 आई, तो वाई में कितना है बोलो कितना है 3, 3 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, है ना। ये क्या बता रहा है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ एक्स वाई डायरेक्शन with the acceleration of 4 in a x direction with the acceleration of 3 in a y direction, है ना, ये x और y में तो चल रहा है। अच्छा तो इसका a नेट कितना होगा, a नेट कैसे निकालते थे किसी भी वेक्टर का, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ये क्या है 3, 3 का स्क्वायर बोलो 9 अंडर रूट 25, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फील हुआ, मैंने पहले इसके कंपोनेंट बना के इसको एक्स और वाई में डिवाइड किया, और जब एक्स और वाई का अलग अलग इफेक्ट देखा तो हमारा वेक्टर वही आया ए नेट। ए नेट चल कितने से रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन कितने प्लेन में चल रहा है दोनों में, एक्स में और वाई में, एक्स में कितने से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, वाई में कितने से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आया कि नहीं, मजा आया। देखो और इनका जो इफेक्ट है अलग अलग, इनका जो इफेक्ट है अलग अलग, वो आपको रिजल्टेंट के इफेक्ट दे रहा है। रिजल्टेंट भी कितना आना चाहिए 5 आना, जब बांटा तो कितना हुआ 4 और 3, जब जोड़ोगे तो आना भी वही चाहिए, कि तभी तो इनको स्प्लिट किया वो सही किया है। समझ आया बोलो। अब ना मेरा दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई, व्हाट इज द वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई, आओ दिखाएं। तो जब x और y का एक्सेलरेशन मिल चुका है, जब x और y का एक्सेलरेशन मिल चुका है तो x और y की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, है ना। तो वेलोसिटी कितनी होती है u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी थी 0, एक्सेलरेशन कितना है x में 4, तो vx की निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन किसका रखेंगे x का, 4 इंटू टाइम, बोल रहा हूं टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद बताइए, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद बताइए, तो 4 इंटू 2 तो 8 मीटर पर सेकेंड, ये कहाँ आई एक्स में, तो वाई में कितनी होगी वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस ए वाई इंटू टी, तो यू कितना है 0, इनिशियली रेस्ट से चला था, ए वाई 3, टाइम कितना 2, तो 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। बोलेगा अगर एक एक्सेलरेशन से बॉडी ऐसी चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो उसकी एक्सेलरेशन की वेक्टर फॉर्म ये रहा, वेलोसिटी फॉर्म आफ्टर टाइम इक्वल टू टी, ये रहा। आया कि नहीं बोलो। आपसे क्या पूछ लेता डिस्प्लेसमेंट, इसके कोऑर्डिनेट बताइए, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताइए आफ्टर टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। ध्यान से सुनिएगा, a particle is traveling with an acceleration of 5 meter per second square with an angle of 37 degree with the x-axis, with an angle of 37 degree with the x-axis। समझना ध्यान से, a particle is traveling with an acceleration of 5 meter per second square with an angle of 37 degree with the x-axis, then what is its displacement in x and y, what is its displacement in x and y आफ्टर टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। समझ में आया बोलो यस और नो। बहुत आसान है, ये तो वेलोसिटी बता दी। एक और क्वेश्चन बढ़ाया हमने, सुनो देखो, एक्सेलरेशन की इक्वेशन है हमारे पास, क्या है एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी अपनी पास 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप, मतलब ये जो पार्टिकल चल रहा है 37 डिग्री पे,
इसका एक्सेलरेशन x में कितना है 4 और y में कितना है 3। तो डिस्प्लेसमेंट किस में निकालना है x में। हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x में अलग लगाएंगे y में अलग लगाएंगे तो sx कितना हो गया ut प्लस हाफ इनिशियल वेलोसिटी x में हाफ ax t स्क्वायर है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी तो अपनी जीरो ही थी x में और y में दोनों में। x में डिस्प्लेसमेंट कितना हाफ इंटू x का एक्सेलरेशन कितना है 4 इंटू टी का स्क्वायर टाइम कितना 2 स्क्वायर। तो ये हो गया 2 1 जा 2 2 जा 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 4 2 जा 8 मीटर। x में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 सेकंड के बाद 2 मीटर की निकाला कैसे। ये हम तब निकाल पाए जब हमने इस वेक्टर को x और y में रिजोल्व किया, क्योंकि जब हमारे पास जो इक्वेशन है बेटा वन डायमेंशनल है। ये रेजोल्यूशन समझ में आ रहा है क्यों करना पड़ रहा है। हमारे पास जितनी भी मोशन को सॉल्व करने की इक्वेशंस हैं वो वन डायमेंशनल है और हम बेसिकली चीजों को वन डायमेंशनल में इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो जो टू डायमेंशनल में चल रही है चीज उसको हम वन डायमेंशनल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक इधर एक इधर। अभी वन डायमेंशन बन गया। ये चल कैसे रहा था रियलिटी में टू डायमेंशन में। तो हमने कहा वन डायमेंशनल के कंपोनेंट ये हो गए एक्स के और वाई के कंपोनेंट ये हो गए। अब इनको एक्स और वाई अलग अलग सॉल्व कर लो। तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एस वाई। तो यहां क्या लिख दूंगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। नहीं आया तो इनिशियल वेलोसिटी y में भी जीरो थी, शायद अगर इनिशियल दी हो तो ले लेते। तो एस वाई कितना हो गया 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन y में कितना है 3 ये रहा और टी स्क्वायर टी कितना दिया 2 2 का स्क्वायर 4 2 बन जा 2 2 जा तो ये कितना आ गया 6 मीटर। तो लो बता दिए हमने इनके कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। आफ्टर टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद इनके x और y कोऑर्डिनेट कितने होंगे ये रहा। x में कितना 8,6 चेक करा दें क्या सही है कि गलत बोलो। आओ चेक भी करा देते हैं, नोट कर लो। ये डन है। रिजॉल्व करके फायदा मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है सर। देखो 10 फोर्स भी लगा दो अगर किसी बॉडी पे किसी भी डायरेक्शन में, बॉडी में 10 फोर्स भी लगा दो किसी भी डायरेक्शन में तो हम सिर्फ उसको एक्स वाई में रिजॉल्व करके आंसर निकाल देंगे बस। फिर दो बचते हैं आखिरी में सबको जोड़ घटा के। आओ तो इनका जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया 8,6। तो इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है इनका डिस्प्लेसमेंट यही तो डिस्प्लेसमेंट तो इसी तरफ होगा कितना है अंडर रूट ऑफ ये कितनी है यही तो 6 है ये कितनी है 8 है अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36। समझ में आया। तो ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ बोलो 100 बराबर कितना आ गया 10 मीटर्स। मतलब एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना है ओरिजिन से एक्स में कितना है 8 y में कितना है 6 बाकी नेट कितना है 10। समझ आया। ये देखो 64 प्लस 36 अंडर रूट 100 ये आ गया। क्या ये डायरेक्ट आता ये भी निकाल देते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 ये सब आपको पता होंगे इक्वेशंस। हाफ एक्सेलरेशन कितने से चल रहा था 5 से कितने से चल रहा था 5 से तो 5 इंटू टी का स्क्वायर टाइम कितना था 2 तो टी का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10 मीटर। अरे भाई साहब ये तो वही आ गया तो जब हमने x और y में रिजॉल्व कर लिए तो हमने x की वेलोसिटी भी बता दी y की वेलोसिटी भी बता दी टाइम इक्वल टू 2 सेकंड के बाद भी बता दी है ना। यस और नो हमने इनके x और y कोऑर्डिनेट भी बता दिए। ठीक तो ऐसे कोई भी सवाल पूछा जाए जब आपसे तो हम इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं रिजॉल्व कर लेते हैं और रिजॉल्व करने के बाद हम अलग अलग कोऑर्डिनेट की इनको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। समझ में आया क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो सिर्फ वन डायमेंशनल है। ऐसा कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हमारे पास नहीं जिससे हम डायरेक्टली टू डायमेंशनल को इजीली सॉल्व कर सके। गॉट इट। तो आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ आया कि हम वेक्टर को कैसे एक वेक्टर को कैसे हम दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट कर लेते हैं
यहाँ जो हमने सीखा वो 2 ही कंपोनेंट ने सीखा है, क्योंकि आपको फिजिक्स में इंटायरली फिजिक्स में 11th और 12th में 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करके हमारा काम हो जाएगा। 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। डन। So this is all about the resolution of vector, its application and the numericals related to it. Upcoming video, next video हमारा रहेगा किस पे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें 2 मल्टीप्लीकेशंस पढ़ने, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, राइट? So stay connected, stay safe, take care of your parents. Have a good day, nice day, tata, bye bye.